एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी और आज चैनल पर, जहां पर हम 3000 एमसीक्यू एमपीजीके के देख रहे हैं। तो अगर आप एमपीपीएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आप ही के लिए है। आपका जो एमपीजीके का रिवीजन है इससे इजीली हो जाएगा। तो 10 मिनट्स का लेक्चर डेली आता है, तो अगर आपको रिवीजन करना है तो ये सीरीज आप ही के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो 1203 क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे, 1204 से स्टार्ट करना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संग्राम शाह ने कितने किलो का निर्माण करवाया था? तो 52 किलो का निर्माण करवाया था। इसके बाद गौड़ राज्य किस क्षेत्र में प्रमुख था? तो महाकौशल रीजन में प्रमुख था। इसकी राजधानी जो थी वो गढ़ मंडला या फिर मंडला थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। भोपाल रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्त मोहम्मद खां के द्वारा की गई थी। फिर भोपाल की पहली महिला शासिका कौन बनी? तो कुदरसिया बेगम बनी थी, पहली महिला शासक बनी थी। अब इसके बाद जो भोपाल है उसमें बेगमों का शासन ज्यादा रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भोपाल राज्य किसके अधीन रहा है? तो अंग्रेजों के अधीन रहा है भोपाल राज्य। इसके बाद सुल्तान जहां बेगम किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो शिक्षा सुधार के लिए प्रसिद्ध थी। ये भी भोपाल रियासत की ही बेगम रही हैं। तो ये किस लिए प्रसिद्ध थी? शिक्षा सुधार के लिए प्रसिद्ध थी। इसके बाद भोपाल रियासत कब भारतीय संघ का हिस्सा बना? तो ये 1949 में जो है भारतीय संघ का हिस्सा बना। इसके बाद मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? 1956 में हुआ। इसके बाद मध्य प्रदेश की पहली राजधानी कौन सी थी? तो नागपुर जो थी वो पहली राजधानी थी मध्य प्रदेश की। इसके बाद आता है भोपाल कब राजधानी बना? तो भोपाल 1956 जब मध्य प्रदेश बना तब भोपाल राजधानी बना। और अभी जो है भोपाल डिस्ट्रिक्ट नहीं है, भोपाल सिर्फ एक तहसील है। कहाँ की? तो सीहोर की तहसील है। जो भोपाल है वो 1972 में जो है वो डिस्ट्रिक्ट बनेगा, अभी डिस्ट्रिक्ट नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। परमार वंश के किस शासक को नवशाह सांग कहा जाता था? तो मुंज जो है राजा मुंज परमार को बोला जाता था नवशाह सांग। इसके बाद सम्रांगण सूत्रधार ये किस विषय से संबंधित है? ये लिखा कौन है? तो राजा भोज के द्वारा लिखा गया है। और किस विषय से लिखा गया है? तो वास्तुशास्त्र जो है उस विषय पे लिखा हुआ ग्रंथ है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भोज द्वारा निर्मित झील का विस्तार सबसे अधिक किस क्षेत्र में है? तो भोपाल में है। नेक्स्ट पे चलते हैं। परमार वंश के किस शासक ने चालुक्यों से संघर्ष किया था? तो वाकपति मुंज। इनका नाम जो है राजा जो मुंज है इनका जो पूरा नाम है वो वाकपति मुंज है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भोज के दरबार में कौन प्रसिद्ध दरबान था? तो धनपाल जो है ये बहुत प्रसिद्ध दरबान रहे हैं, सॉरी विद्वान रहे हैं। कौन के दरबार में? राजा भोज के दरबार में। तो विद्वान रहे, सॉरी दरबार नहीं, विद्वान रहे हैं धनपाल। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर धनपाल के बारे में क्वेश्चन आता है तो धनपाल किस राजा के दरबार से संबंधित है? तो राजा भोज के। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। चंदेल वंश के मंदिरों में प्रसिद्ध रूप से किस देवता की पूजा होती है? तो सभी, विष्णु शिव सूर्य, इन सभी देवताओं की पूजा की जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण मुख्यतः किस पत्थर से किया गया है? तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डीप वाला क्वेश्चन है। अगर पूछ लिया जाता है कि खजुराहो के जो मंदिर हैं उनका निर्माण किस पत्थर से किया गया है? तो बलुआ पत्थर से किया गया है। इसके बाद चंदेल वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था? क्या कारण रहा होगा चंदेल वंश? अब खजुराहो मंदिर जो है वो किसके द्वारा निर्माण किया गया है? चंदेल वंश के द्वारा निर्माण किया। खजुराहो टेम्पल्स हैं कहाँ? तो छतरपुर जिले में आते हैं। खजुराहो टेम्पल जो है वो छतरपुर जिले में आता है। अब खजुराहो जो है 3 ऐसी एमपी की साइट्स हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जुड़ी हुई हैं, उनमें से एक खजुराहो भी है।
तो 3 में से 2 और कौन सी हैं, तो एक है भीमबेटका और एक है सांची स्तूप, जो कि दोनों ही रायसेन जिले में आते हैं। इसके बाद चलते हैं, चंदेल वंश के पतन का मुख्य कारण क्या रहा है, तो आक्रमण होते रहे हैं चंदेल वंश में, आंतरिक संघर्ष भी चलता है और आर्थिक संकट के कारण भी चंदेल वंश, इन तीनों कारण से जो है चंदेल वंश का पतन हुआ था। नेक्स्ट पे चलते हैं, कलिंजर किला किस कारण से प्रसिद्ध है, तो कलिंजर का जो है धार्मिक महत्व भी रहा है, सामरिक दृष्टि से भी और स्थापत्य कला से भी संबंध रहा है कलिंजर किला का, इसीलिए इन सभी दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण किला है कलिंजर का। नेक्स्ट पे चलते हैं, खजुराहो के मंदिरों को किस सूची में शामिल किया गया है, तो विश्व धरोहर, अभी मैंने बताया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है खजुराहो के मंदिरों को। नेक्स्ट पे चलते हैं, मालवा सल्तनत के शासकों की भाषा क्या थी, तो मालवा मतलब बहुत आश्चर्य की बात है कि इनकी जो भाषा है वो पारसी रही है। कौन सी भाषा रही है, तो पारसी रही है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, मांडू को किस नाम से भी जाना जाता है, तो सिटी ऑफ जॉय, मांडू को क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हुशंग शाह का मकबरा किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है, तो हुशंग शाह का जो मकबरा है वो इस्लामी स्थापत्य कला या स्थापत्य शैली का उदाहरण है। नेक्स्ट पे चलते हैं, मांडू के महलों में पानी की व्यवस्था किस प्रकार से थी, तो नहरें भी थी, जल संचयन भी था और कुएं भी थे मांडू के किले में। नेक्स्ट पे चलते हैं, बाज बहादुर किस कला से निपुण था, तो बाज बहादुर जो है वो संगीत की कला से निपुण थे। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, सिंधिया वंश किस पेशवा के अधीन कार्य करता था, तो मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये बाजीराव के समय पे जो है अधीन थे सिंधिया जो थे, और होलकर भी बाजीराव प्रथम के ही अधीन रहे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, महादजी सिंधिया का मुख्यालय कहाँ था, तो उज्जैन जो है इन्होंने मुख्यालय जो बनाया था वो उज्जैन को बनाया था। इसके बाद सिंधिया वंश ने किसके साथ संधि की थी, तो अंग्रेजों के साथ जो है संधि की थी। सिंधिया ने सबसे पहले जो है संधि जो है सिंधिया ने अंग्रेजों के साथ की थी। तो मैंने आपको जो MP हैंड रिटन नोट्स के द्वारा जो मैं लेक्चर्स ले रही हूँ उसमें बताया था कि एक इनडायरेक्ट कंट्रोल था अंग्रेजों का MP पे, और एक डायरेक्ट कंट्रोल वाला एरिया था। तो महाकौशल विदर्भ वाला जो रीजन है ये जो था डायरेक्ट कंट्रोल में आता था। फिर जो इनडायरेक्ट कंट्रोल मतलब जो खुद से तैयार हो गए हो अंग्रेजों के अधीन जाने के लिए, वो इनडायरेक्ट कंट्रोल वाला एरिया। तो जो सिंधियाज हैं वो लोग इनडायरेक्ट कंट्रोल में आते थे, क्योंकि सिंधियाज ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी आसानी से, इसीलिए इनडायरेक्ट कंट्रोल वाला जो एरिया है अंग्रेजों का उसमें सिंधिया वंश आता था। नेक्स्ट पे चलते हैं, दौलत राव सिंधिया के समय कौन सा युद्ध हुआ था, तो असई युद्ध जो है वो दौलत राव सिंधिया के समय पर हुआ था। इसके बाद सिंधिया वंश का उत्कर्ष किस काल को माना जाता है, तो 18वीं सदी को जो है सिंधिया वंश का उत्कर्ष काल माना जाता है। इसके बाद अहिल्याबाई होलकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो चौड़ी में हुआ था अहिल्याबाई होलकर का जन्म। फिर इसके बाद अहिल्याबाई के पति का नाम क्या था, तो खंडेराव जो था अहिल्याबाई होलकर के पति का नाम था। नेक्स्ट पे चलते हैं, अहिल्याबाई को किस उपाधि से जाना जाता था, तो लोक माता के नाम से जाना जाता था। इसके बाद होलकर वंश का संबंध किस राज्य से है, तो मराठा राज्य से है। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक खत्म होता है। तो अगर आपको मेरे
लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो ये चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुझे और भी आप बता सकते हैं कि अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के इसी तरीके से एमसीक्यू चाहिए तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी उनको आपके लिए लेक्चर्स लाने की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।